नीनो। ये गाइस ये टॉपिक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा ये टॉपिक देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और आज की हमारी इस क्लास में हम जानेंगे अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है और भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे अल नीनो के बारे में। अल नीनो जो शब्द है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है और अल नीनो ये एक गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। और अल नीनो की जो घटना है ये प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर होती है। और अल नीनो जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? यीशु का बच्चा या छोटा बच्चा है, वो इसका अर्थ होता है। तो अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है यीशु का बच्चा या छोटा बच्चा। तो आइए अब हम बात करते हैं अल नीनो की जो घटना है वो कैसे गठित होती है। तो ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यहाँ पे एशिया है का पूर्वी भाग है, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये यहाँ पे बीच में है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है। तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के पास में एक ठंडी जलधारा बहती है। कौन सी जलधारा बहती है? एक ठंडी जलधारा बहती है और इस जलधारा का नाम क्या है? इस जलधारा का नाम है पेरू या हम्बोल्ट धारा। पेरू या हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा, इस धारा को इसलिए कहते हैं कि जो आधुनिक भूगोल के जनक थे हम्बोल्ट महोदय, तो उन्हीं के नाम पे इस धारा का जो नाम है वो हम्बोल्ट रखा गया है। तो इस तरह से जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पे पेरू के तट के पास में एक ठंडी धारा बहती है जिसका नाम क्या है? पेरू की धारा या हम्बोल्ट धारा। ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ पे ये मकर रेखा है और यहाँ पर ये कर्क रेखा है। अब हम बात करते हैं 23 सितंबर की। 23 सितंबर को सूर्य जो इक्वेटर लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर 23 सितंबर को जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर 0 डिग्री से 30 डिग्री पे यहाँ पे बीच में क्या है? जो व्यापारिक पवनें है वो चलती है। कुछ इस तरह से दोनों ही गोलार्धों में जो 30 डिग्री उत्तरी और जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास में यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती है। अब यहाँ पर 23 सितंबर को जब सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर जब इसकी स्थिति होगी तो यहाँ पर निम्न दाब के कारण जो हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। परंतु सितंबर के बाद में जो सूर्य है ये धीरे धीरे इसकी स्थिति क्या होने लग जाएगी? दक्षिणायन होने लग जाएगी। अब 22 दिसंबर को सूर्य क्या है कि सूर्य की जो स्थिति है जो मकर रेखा है उस पर लंबवत होगी। 23 सितंबर को तो सूर्य की स्थिति जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर थी, परंतु 22 दिसंबर को जो सूर्य की स्थिति है वो मकर रेखा पर होगी। अब लो प्रेशर जो निम्न दाब का जो केंद्र है अब मकर रेखा हो गई, तो अब ये हवाएं हैं वो क्या होगी? ये जो क्षेत्र है ये उच्च दाब के केंद्र बन गए और जो मकर रेखा है यहाँ पर निम्न दाब हो गया। अब जब सूर्य यहाँ पर लंबवत था तो यहाँ पर उस तापमान के कारण यहाँ का जो जल था वो क्या हो गया? गर्म हो गया यहाँ का जो जल। और अब 22 दिसंबर को जो सूर्य की स्थिति है वो मकर रेखा पर है और ये क्षेत्र है वो निम्न दाब का केंद्र
जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अल नीनो की घटना कहा जाता है। क्योंकि इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये जो तट था, यहाँ पर पहले ठंडी धारा बह रही थी, तो ठंडी धारा बहने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती थी, परंतु अब यहाँ पे गर्म धारा बहने लग गई। तो गर्म धारा बहने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और यहाँ की जो हवाएं होती है वो ऊपर उठकर संघनन की क्रिया करती है और इस क्षेत्र पर बहुत अधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा होने के कारण जो ये महाद्वीपीय भाग होता है, जो ये स्थलखंडीय भाग है, यहाँ पर तो क्या है, हरियाली छा जाती है, लोग अच्छे से खेती भी कर लेते हैं। परंतु ये जो सागरीय जो भाग होता है, यहाँ का जो जैव मंडल है इसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो पेड़ों की ठंडी धारा बह रही थी, ये धारा अपने साथ ऐसे पोषक तत्व ला रही थी जो सागरीय जीव, विशेषकर जो मछलियां हैं, तो उन्हें उनका जो भोजन था, जो फाइटोप्लैंक्टन था, तो ये ऐसे तत्व ला रही थी अपने साथ, जिससे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की जो वर्दी है उसकी उत्पत्ति हो रही थी, उसकी काफी अधिक यहाँ पे उत्पत्ति होती थी। फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जंतु प्लैंक्टन आते थे, उनको खाने के लिए छोटी मछलियां और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां। तो इस तरह से ये जो पेड़ों के तट के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक मछली का उत्पादन होता था, परंतु अधिक वृष्टि होने के कारण यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन है उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी होने के कारण यहाँ पर जो मछलियां हैं उनकी भी कमी हो जाती है। तो इस तरह से जो सागरीय जीव मंडल है यहाँ पर उसको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है और इस घटना को क्या कहा जाता है, अल नीनो की घटना कहा जाता है। अब जो सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, परंतु 22 दिसंबर के बाद सूर्य की जो स्थिति है वो वापस उत्तरायण होने लगती है और 21 मार्च को जो सूर्य है वो वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो जिसके कारण वापस जो लो प्रेशर है, जो निम्न दाब का जो केंद्र है, वो वापस भूमध्य रेखा हो जाएगी और भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके कारण यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर है वो भूमध्य या विषुवतीय जल धाराएं चलती है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जो अल नीनो की जो जल धारा थी, ये भी क्या है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये भी क्या है, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर ये जो द्वीप समूह है इनसे टकराएगी और दो भागों में बंट जाएगी। एक शाखा तो उत्तर की ओर चली जाएगी जो कि क्यूरोसियो जल धारा में मिल जाएगी और जो दूसरी शाखा है, दूसरी जो शाखा है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर बहने लग जाएगी और इसी का फिर एक जो भाग है ये आगे इन जल संधियों से होता हुआ आगे फिर क्या है, हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएगा। अब चूंकि अल नीनो क्या है, एक गर्म जल धारा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो पूर्वी तट है उस पर भी इसके, यहाँ पर तो क्या होती है, जो दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है यहाँ पर तो अल नीनो के कारण अधिक वर्षा होती है, परंतु जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि ये स्थलखंडीय भाग है और यहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ये गर्म जल धारा यहाँ आएगी तो सागर के अंदर भी क्या होगा, निम्न दाब बन जाएगा और स्थलखंड पे भी निम्न दाब है। अब जब सागर में स्वयं में निम्न दाब बन जाएगा तो फिर सागर से स्थल की ओर जो हवाएं हैं वो नहीं चलेगी और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है ये यहाँ पे सूखा पड़ेगा या फिर वर्षा है वो बहुत ही कम होगी। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करते हैं और वहां पर आपको मान लीजिए 15,000 रुपए है वो आपको देते हैं और आपको एक दूसरे स्कूल से ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे स्कूल में पढ़ाइए, हम आपको 12,000 रुपए देंगे। तो क्या आप उस स्कूल में जाएंगे? नहीं।
और ये किस कारण होता है? ये होता है अल नीनो की घटना के कारण। इसी तरह से ये जो अल नीना है, अल नीनो की जो ये जलधारा है, ये इन जल संधियों से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करती है। और जब ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो जब ये यहाँ पर आएगी तो उस समय जो अप्रैल मई का जो महीना है तो उतना समय यहाँ पर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर उस समय हिंद महासागर में, यहाँ पर भारत में और पाकिस्तान में, यहाँ पे थार के मरुस्थल में, यहाँ पर उस समय निम्न दाब का केंद्र होता है। क्या होता है यहाँ पर? उस समय निम्न दाब का केंद्र होता है और हिंद महासागर से जो भारत है उसकी ओर जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी, वो हवाएं उस ओर बढ़ रही होती है। और हिंद महासागर का जल कैसा है? ठंडा है। परंतु जब ये अल नीनो की जो धारा है वो हिंद महासागर में आती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है और अपने गर्म टेम्परेचर के कारण यहाँ पर भी क्या होता है? हिंद महासागर में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर हिंद महासागर में भी क्या होगा? निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा और निम्न दाब का केंद्र बनने के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कमजोर पड़ जाएगा और भारत में भी फिर क्या है? जो मानसून है वो या तो बहुत ही कम वर्षा करेगा या फिर यहाँ पर भी अकाल की स्थिति हो जाएगी। तो ये थी पूरी अल नीनो की घटना। यहाँ से ये अल नीनो है, ये चलती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जो शाखा है वो क्यूरोशियो धारा में मिल जाती है और दूसरी जो शाखा है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर बहने लग जाती है। इसी शाखा का एक भाग है इन जल संधियों से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है और भारत के मानसून को प्रभावित करता है। और इसी तरह से ये जो अफ्रीका है उसके मानसून को भी प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं ला नीना की। अल नीनो के रूप में यहाँ से जो गर्म जल धारा थी उसका सारा जो जल है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ का जो जल जब यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो इस जगह की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे जो जल इकट्ठा हुआ है वो डाउन वेलिंग की क्रिया के द्वारा वो क्या है? वो जल नीचे की ओर धसेगा और महासागर में 200 से 300 मीटर की गहराई पर ये जो जल है एक अधः प्रवाह के रूप में क्या है? नीचे की ओर चलने लग जाएगा। कुछ इस तरह ये जो जल है वो नीचे की ओर चलने लग जाएगा और यहाँ पर आकर ये जो जल है ये दक्षिण अमेरिका के तट से ये टकराएगा और यहाँ पर ये जो जल है ये क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। अब महासागर का नीचे का जल जब ऊपर आएगा तो वो कैसा होगा? ठंडा होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ला नीना कहा जाता है। तो ला नीना की जो जल धारा है ये कैसी होगी? ठंडी होगी। तो ये जो जल धारा है ये क्या है? एक क्रम के रूप में चलती रहती है। अब ये जो